नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा दैट इज ऑफ विद स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये विद स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करता है, उससे पहले क्यों जरूरत है उसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग का कोई प्रोग्राम बनाया है या फिर फर्स्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को सारे मेथड्स बता दिए थे, जो जो मेथड्स हम लोग फाइल हैंडलिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को कहा था। फाइल हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम किसी भी तरीके की फाइल को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करना भी एक मैंडेटरी स्टेप है। अगर हम लोग फाइल को क्लोज नहीं करते हैं तो हमारा जो डेटा है फाइल के अंदर वो लॉस्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, और एज वेल एज अगर हमारी फाइल ओपन रहेगी तो कोई ना कोई वेरिएबल उस डेटा को रेफर कर रहा होगा, तो हमारी जो मेमोरी है वो भी कंज्यूम रहेगी। तो अगर हमारे पास में बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं है और हमने बहुत सारी मेमोरी फाइल को एलोकेट करवा रखी है, तो वहां पे भी हमारे पास में मेमोरी रिलेटेड भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो फाइल को ओपन किया है तो उसे क्लोज करना एक मैंडेटरी स्टेप होता है। लेकिन अगर मैं एक्सप्लिसिटली क्लोज मेथड को काम में नहीं लेना चाहती तो उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन होता है विद स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो ये विद स्टेटमेंट है ये एक तरीके का ब्लॉक है। ब्लॉक जिस तरीके से हमारे पास में इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है, फॉर का ब्लॉक होता है, व्हाइल का ब्लॉक होता है, एग्जैक्टली में विद भी अपने आप में एक ब्लॉक है, यानी कि इसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। अब जब भी हम विद स्टेटमेंट को काम में लेते हैं तो ये विद जो स्टेटमेंट है ये काम में लिया जाता है ओपन मेथड के साथ में। जब हम फाइल को ओपन कर रहे होते हैं तब हम इसे काम में लेते हैं। अब ये विद काम क्या करता है, जैसे कि मैंने कहा फाइल को ओपन किया है तो हमें क्लोज करना भी मैंडेटरी है। लेकिन अगर हमने फाइल को ओपन करवाते टाइम विद स्टेटमेंट को काम में लिया है तो यहाँ पे हमारे पास में एक एडवांटेज रहती है। एडवांटेज ये रहती है कि हमें खुद से क्लोज मेथड को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। विद स्टेटमेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फाइल को क्लोज करने की। जैसे ही हमारे सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो ये विद स्टेटमेंट है ये हमारी फाइल को क्लोज कर देगा। तो हमें स्ट्रेस लेना पड़ता फाइल क्लोज करनी है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमेटिकली विद उसे क्लोज कर देगा। तो ना मेमोरी का प्रॉब्लम होगा, ना डेटा लॉस का, ना डेटा करप्ट होने का। अब यहाँ पे क्लोज मेथड भी तो सही तरीके से काम कर रहा है, तो क्यों विद को काम में ले, ऐसा कौन सा इसमें स्पेशल फीचर है। तो देखिए होता क्या है, अभी जो हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं दे आर वेरी बेसिक। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक हमने कोई ऐसा प्रोग्राम किया हो जिसमें 15 या 20 लाइन से ज्यादा का कोई कोड है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग तरीके की फाइल्स हम लोग क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट थर्ड ईयर में जब आप लोग आओगे तो आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट में तो 10 फॉर्म्स होते हैं, 10 रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग तरीके की फाइल, अलग अलग तरीके का डेटा होता है। तो उस केस में सिर्फ एक इंडिविजुअल फाइल काम नहीं करती है, पूरी फाइल्स सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। और अगर उस केस में हमारे पास में कोई एरर आ जाए, अब देखिए एरर जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है और रन होते टाइम अगर कोई एरर आ जाती है तो वो कहलाते हैं एक्सेप्शन। रन टाइम पर जितने भी एरर्स आते हैं दोज आर नोन एज एक्सेप्शन। अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिखा है और उसके अंदर कुछ गलती है, रन टाइम पर हमारे पास में एक एरर जनरेट हुई, एक एक्सेप्शन जनरेट हुई, ठीक है। तो वहां पे होगा क्या, हमने फाइल को ओपन कर रखा है, फाइल को ओपन कर रखा है, वो मेमोरी कंज्यूम कर रही है, एक्सेप्शन आ गई, वर्किंग एग्जीक्यूट नहीं हुई, फाइल क्लोज नहीं हुआ, लेकिन हमारी मेमोरी अब भी कंज्यूम है। तो अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरीके का एक्सेप्शन आ जाए या एक्सेप्शन आने के चांसेस है, तो वहां पे विद स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। क्यों यूजफुल रहता है, क्योंकि चाहे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो या ना हो, एक्सेप्शन आए या ना आए, विद स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी फाइल को क्लोज कर देता है, सक्सेसफुल वर्किंग के केस में भी और एक्सेप्शन के केस में भी। तो अगर हमें लगता है कि एरर्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो विद को यूज करना एडवांटेजेस है, क्योंकि वहां पे फिर क्लोज करने का हमें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, विद विल ऑटोमेटिकली डू इट। अब इसे यूज करने का सिंटेक्स क्या है, देखिए सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि हम इसे फाइल को ओपन करवाते टाइम काम में लेते हैं। तो जब भी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, अभी तक हम लोगों ने लिखा है FW इज इक्वल्स टू ओपन, देन फाइल का नाम, देन हमारा ओपनिंग मोड। यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हमें यहाँ पे विद कीवर्ड को लिखना होता है।
विद कीवर्ड के बाद आता है हमारा ओपन मेथड। अब ओपन मेथड के वही सेम दो एग्जांपल्स, कौन सी फाइल पे हमें वर्किंग करवानी है और किस टाइप की वर्किंग करवानी है, फाइल का नाम एंड ओपनिंग मोड। अब ओपन के बाद हमें यहाँ पे एज कीवर्ड को काम में लेना है और एज के बाद आता है हमारा फाइल हैंडलर, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम या फाइल पॉइंटर जिसे हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं, जो भी फाइल हैंडलर हमें सेट करना है, एफ डब्ल्यू एफ आर एबीसी डेटा कुछ भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू जैसा कोई सिंबल नहीं आता है, यहाँ पे एज कीवर्ड की हेल्प से हम इस फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब ये फाइल अल्टीमेटली काम वही करेगा जो अभी तक के सारे केसेस में हम लोगों ने किया है। डिफरेंस है तो डिफरेंस सिर्फ इसके केस में है, जो फाइल हम लोगों ने ओपन करवाई है सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद विद स्टेटमेंट इस फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो अब इस एग्जांपल के अंदर मैंने फाइल 4.txt नाम की फाइल को ओपन करवाया है राइट मोड के अंदर। इनिशियली ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, अब क्योंकि राइट मोड के अंदर है तो हमारी नई फाइल एक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल ओपन मैंने करवा ली है, एफ हमारा फाइल हैंडलर, इस फाइल हैंडलर की हेल्प से मैंने फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाया है। राइट करवाने के लिए राइट मेथड को काम में लेंगे, एफ डॉट राइट दिस इज अ न्यू फाइल स्लैश एन, यानी कि हमारी फाइल के अंदर पहली लाइन राइट हो जाएगी, दिस इज अ न्यू लाइन, और स्लैश एन की हेल्प से हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब फिर से मैंने एक और स्टेटमेंट राइट करवाया है, एफ डॉट राइट एग्जाम्पल ऑफ विद स्टेटमेंट। तो इन टोटल हमारी फाइल के अंदर जो है वो 2 लाइंस हमने सक्सेसफुली राइट करवा दी। अब एक और चीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो विद होता है हमारा इट इज अ ब्लॉक, तो यहाँ पे एफ के बाद हमें कोलन स्पेसिफाई करना है, कोलन के बाद हमें एक टैब प्रोवाइड करना है और फिर सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे सारे ब्लॉक्स के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, जो विद कीवर्ड है हमारा वो ऑटोमेटिकली इस फाइल को क्लोज कर देगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के बाद यहाँ पे लिखूं एफ डॉट रीड, तो मेरे पास में आएगी एक एरर। क्यों एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे विद ने तो इस फाइल को क्लोज कर दिया है, तो जब फाइल ऑलरेडी क्लोज हो गई है तो आप उसमें से डेटा रीड थोड़े ही कर सकते हो। तो अगर हमें डेटा को रीड करना है तो हमें फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से फाइल को विद स्टेटमेंट की हेल्प से ही ओपन किया है, विद ओपन फाइल 4.txt, और अब यहाँ पे ओपनिंग मोड है आर एज एफ। तो अब जो भी डेटा इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है मैंने उसे रीड करने के लिए एफ डॉट रीड मेथड को काम में लिया है। स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा डेटा ये रीड करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग और हमें रिटर्न करेगा। तो जब भी वैल्यू रिटर्न होती है आइदर वी स्टोर इट इन अ वेरिएबल और वी डायरेक्टली प्रिंट इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से जो भी डेटा रिटर्न होगा उसे डिस्प्ले करवा लिया है। तो दिस इज अ न्यू फाइल एंड एग्जांपल ऑफ विद स्टेटमेंट। ये 2 लाइंस हमारे पास में आएंगे एज अ आउटपुट क्योंकि यही हमने राइट करवाया था। दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इसी का ही एक और मॉडिफाइड वर्जन, यहाँ पे राइट वाली फंक्शनैलिटी भी करवानी है और रीड वाली फंक्शनैलिटी भी करवानी है। तो क्यों 2 बार फाइल को ओपन करूं, 2 बार क्लोज वाली फंक्शनैलिटी हो, 2 वेरिएबल क्रिएट किए जाए, हम एक की हेल्प से भी काम कर सकते हैं। ये कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है। अब इस फाइल 4.txt को मैंने फिर से ओपन किया है विद स्टेटमेंट की हेल्प से, लेकिन अब जो मैंने ओपनिंग मोड काम में लिया है दैट इज W प्लस। W प्लस का मतलब क्या है, राइट एंड रीड। अब क्योंकि ये पहले राइट मोड के अंदर ओपन होगा तो इनिशियली हमने फाइल के अंदर जो भी डेटा राइट करवाया है वो डिलीट हो चुका। ठीक है, फाइल में कुछ भी नहीं है, फाइल कंप्लीटली ब्लैंक हो चुकी। अब बाद में रीड एंड राइट वाली फंक्शनलिटी हम जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। फाइल हैंडलर हमारा वही है एज एफ। अब सबसे पहले मैंने फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाया है। अब डेटा को राइट करवाते टाइम मैंने बिल्कुल सेम डेटा दिया है जो मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में दिया था, दिस इज अ न्यू फाइल स्लैश एन एन एग्जाम्पल ऑफ विद स्टेटमेंट। तो अब हमारी फाइल के अंदर 2 लाइंस राइट हो जाएगी, ये पहली लाइन स्लैश एन से हम यहाँ पे आ गए और ये हमारी सेकेंड लाइन। अब जैसे जैसे डेटा राइट हो जाएगा वैसे वैसे फाइल पॉइंटर जो है वो आगे मूव करता जाएगा, एट द एंड हम यहाँ आके रुक जाएंगे। अब अगर हम रीड करने का ट्राई करेंगे तो हमारे पास में तो कोई डेटा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉइंटर है वो लास्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है और इसके बाद तो कोई डेटा है ही नहीं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। तो f.seek की हेल्प से मैंने पॉइंटर की पोजीशन को सेट किया है 0,0, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द लाइन, फर्स्ट लाइन से 0 पोजीशन से रीड करना स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा डेटा यहाँ पे मैंने रीड करवाया है विद द हेल्प ऑफ रीड मेथड। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट हमारा सेम ही आने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ ओपनिंग मोड का और सीक मेथड का। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, सारे एग्जांपल्स थे हमारे टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड। फर्स्ट सेशन के अंदर फाइल हैंडलिंग का जो फर्स्ट सेशन था, मैंने आप लोगों को कहा था फाइल्स हमारे पास में दो टाइप की होती है, एक होता है टेक्स्ट फाइल और एक होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर सारा डेटा जाता है हमारा कैरेक्टर्स के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में, और जो हमारे पास में बाइनरी फाइल्स होती हैं उनके अंदर सारा डेटा जाता है हमारा बाइट्स के फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ, तो इंटरप्रेटर को कैसे पता पड़ेगा बाइनरी है तो बाइट्स में लिखना है या टेक्स्ट फाइल है स्ट्रिंग में लिखना है? वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि किस टाइप का डेटा उसे राइट करना है? क्योंकि रीड के लिए तो रीड मेथड ही है और राइट के लिए तो राइट मेथड ही है। यहाँ पे अलग मेथड्स काम में नहीं लिए जाते बाइनरी फाइल्स के लिए। तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? वो डिस्टिंग्विश किया जाता है ओपनिंग मोड्स के बेस पे। मोड्स हमारे वही हैं, रीड राइट अपेंड, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। बस यहाँ पे डिफरेंस है तो सिर्फ इस बी कैरेक्टर का। जो भी हमारे ओपनिंग मोड्स है उनके साथ में बी एज अ कैरेक्टर यहाँ पे अटैच होता है। इसका मतलब ये है कि फाइल को बाइनरी मोड के अंदर रीड करना है, फाइल को बाइनरी मोड के अंदर राइट करना है, फाइल को बाइनरी मोड के अंदर अपेंड करवाना है। रीड एंड राइट इन बाइनरी फॉर्म, राइट एंड रीड इन बाइनरी फॉर्म, अपेंड एंड रीड इन बाइनरी फॉर्म। तो वर्किंग सारे जो हमारे ओपनिंग मोड्स की है वो बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करी है। डिफरेंस है तो सिर्फ इस बी का, और इस बी की वजह से ही यहाँ पे जो सारा डेटा होता है वो बाइट्स के फॉर्म में यानी कि 0 1 के फॉर्म में राइट किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे बाइनरी फाइल से रिलेटेड दो एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी वर्किंग जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में एक एग्जांपल है दैट इज कॉपी इमेज टू अ फाइल। अब बाइनरी फाइल्स का जो मेन कंसेप्ट होता है, मेन जो इनका यूसेज होता है वो होता है ऑडियो, वीडियो और इमेजेस से रिलेटेड। क्योंकि टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्किंग करवानी है तो वो तो टेक्स्ट फाइल्स प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे इमेज रिलेटेड वर्किंग करवाई है। सेम वर्किंग अगर आप चाहो तो ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, मेरे पास में एक इमेज एग्जिस्ट करती है, उस इमेज की एक कॉपी मुझे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे फाइल रिलेटेड वर्किंग है तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो फाइल जो मुझे कॉपी करवानी है और एक फाइल जिसमें कॉपी करवानी है, ठीक है। एक फाइल को कॉपी करना है और जिसमें कॉपी करवाना है, दो फाइल्स की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे पड़ेगी। तो मैंने दो फाइल हैंडलर्स, दो फाइल पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं, F1 एंड F2। ओपन मेथड्स मैंने काम में लिया है। सबसे पहले तो जिस फाइल को मुझे कॉपी करना है, जिस इमेज को मुझे कॉपी करना है, उसका नाम हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया है c.jpg। इस इमेज को मुझे कॉपी करवाना है किसी दूसरी फाइल के अंदर। अब यहाँ पे अगर आपका प्रोग्राम का जो लोकेशन है और इमेज का जो लोकेशन है, इफ दे आर सेम, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली नेम मेंशन कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है तो आप कुछ इस तरीके से पाथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ये उसको एक्सेस कर लेगा बहुत इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे किस फाइल को ओपन करना है वो तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। फाइल ओपनिंग होती है तो उसका पर्पस स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें रीड करवाना है, राइट करवाना है, क्या करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस c.jpg नाम की फाइल को रीड बाइनरी मोड के अंदर ओपन किया है, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा है उसे रीड करना है और दूसरी फाइल के अंदर राइट करवा देना है। तो इस फाइल को मैंने RB मोड के अंदर ओपन किया है। सेकेंड जो फाइल हैंडलर है F2, यहाँ पे मैंने एक फाइल को ओपन किया है new.jpg और इसका जो ओपनिंग मोड है दैट इज WB। अब इनिशियली ये new.jpg नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्योंकि हमने राइट मोड के अंदर ओपन किया है तो हमारी नई फाइल जो है वो क्रिएट
हो जाएगी और जो भी वर्किंग हमें करवानी है वो हम सक्सेसफुली इसके अंदर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी डेटा है वो तो इस फाइल 1 के अंदर प्रेजेंट है। फाइल 1 के अंदर किसी भी डेटा को अगर एक्सेस करना हो तो पहले तो रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है f1.read। जितना भी डेटा इस f1 के अंदर प्रेजेंट है उसे मैंने रीड किया और डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है और मुझे क्या करवाना है, इस इमेज को इसमें कॉपी करवाना है। अब इमेज किस में है, डेटा के अंदर, और राइट किस में करवाना है, इसके अंदर। तो यहाँ पे f2.write data, तो यहाँ पे जो भी हमने पहले फाइल में से रीड किया था वो सेकेंड फाइल के अंदर सक्सेसफुली कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया है तो फाइल को क्लोज करना इज ऑल्सो मैंडेटरी, f1.close एंड f2.close। तो पहली फाइल से डेटा रीड होगा और दूसरी फाइल के सक्सेसफुली कॉपी हो जाएगी। सेम गोज विद द टेक्स्ट फाइल्स। अगर टेक्स्ट फाइल में कोई डेटा है, आपको रीड करके किसी दूसरी फाइल में कॉपी करवाना है तो यही प्रोसेस वहां पे भी फॉलो होगा। सेम गोज फॉर द ऑडियो पार्ट, सेम गोज फॉर द video part. So that was the very first example of binary file. इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन? एक मिनट का ओके। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे इमेज के साथ में भी वही वर्किंग है, जो वीडियो के साथ में भी वही है एंड ऑडियो के साथ में भी वही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस बाइनरी फाइल के अंदर टेक्स्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर टेक्स्ट है तो सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स को ही काम में लेना है। अगर हम चाहें तो बाइनरी फाइल्स को भी काम में ले सकते हैं टेक्स्ट को राइट करवाने के लिए, लेकिन वहां पे चीजें जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बाइनरी फाइल्स पे काम कर रहे हैं जो टेक्स्ट को कंटेन करती हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाइनरी फाइल्स का जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी डॉट बिन। अगर हमने यहाँ पे डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन लिखा है तो फिर वो टेक्स्ट फाइल कंसिडर होगा। अगर डॉट बिन लिखा है तो ही वो बाइनरी फाइल कंसिडर होती है, और ये टेक्स्ट के केस में होती है। इमेज के केस में, ऑडियो के केस में, वीडियो के केस में तो हमारे एक्सटेंशन अलग होते हैं, MP3, MP4, JPG, तो वहां पे ये बिन वाला काम नहीं करता है। अगर हम टेक्स्ट रिलेटेड कुछ भी वर्किंग करवाते हैं तो डॉट बिन एक्सटेंशन हमें लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने डेटा डॉट बिन नाम की एक फाइल को ओपन करवाया है विद स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है, तो जितनी भी वर्किंग हमने टेक्स्ट फाइल के साथ में की है, ऑल ऑफ द वर्किंग आर एप्लीकेबल इन बाइनरी फाइल्स एज वेल। अब विद स्टेटमेंट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज करने का काम करेगा, हमें f डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेटा डॉट बिन को मैंने राइट बाइनरी मोड के अंदर यानी कि राइट एंड रीड के अंदर ओपन करवाया है WB प्लस एज f। तो यहाँ पे ये है हमारा फाइल हैंडल। अब यहाँ पे एक्चुअली में वर्किंग क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट लिया है एक स्पेसिफिक इंटीजर का। जितना भी वो इंटीजर इनपुट करेगा उतनी बार मैंने लूप चलाया है और कंट्री के नेम उससे इनपुट लिए। बेसिकली हम एक फाइल के अंदर कंट्री के नेम्स को स्टोर करवा रहे हैं। सेम कंसेप्ट अगर हो कि आपसे कहा जाए आप इनपुट लेते जाओ और स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करवाते जाओ, तो यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट है, मैंने बस कंट्री के नेम का इनपुट लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनपुट स्टेटमेंट की हेल्प से यूजर से इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज हाउ मेनी एंट्रीज। अब जो भी वो यूजर इनपुट करेगा उसे इंट में कन्वर्ट करवा के मैंने नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। अब नेक्स्ट जितना हमारा नंबर है उतने टाइम्स लूप चलाना है, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ नंबर। तो मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे 5 इनपुट किया है तो 0 से लेके 4 तक यानी कि इन टोटल 5 बारी हमारा लूप चलेगा। अब यहाँ पे जितनी बारी लूप चलेगा उतनी बार मैंने यूजर से इनपुट लिया है एंटर कंट्री नेम। अब जो यूजर जो भी इनपुट करेगा वहां पे बाय डिफॉल्ट जो इस इनपुट का रिटर्न टाइप होता है दैट इज स्ट्रिंग टाइप, यानी कि अगर मैं 123 एज अ कंट्री नेम इनपुट कर दूं तो वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग के फॉर्म में इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और अगर हम लॉजिकली करेक्ट नेम देते हैं तो उसका भी सेम फॉर्मेट ही रहेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को राइट नहीं करवाया जाता। क्यों नहीं करवाया जाता? बिकॉज इट इज अ बाइनरी फाइल। सारा डेटा जो है हमारा वो 0 1 के फॉर्म में राइट होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं f डॉट राइट ऑफ कंट्री, अभी के लिए मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इनपुट लिया और लिख दिया f डॉट राइट ऑफ कंट्री, आपके पास में आएगी एरर। क्यों एरर आएगी? क्योंकि हम बाइनरी फाइल के अंदर नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप के डेटा को राइट करवाने का ट्राई करें विच इज नॉट अलाउड।
बाइनरी फाइल है तो बाइनरी फॉर्म के अंदर ही डेटा राइट होगा हमारा। तो हमें क्या करना है, जो नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्म में हमारा डेटा प्रेजेंट है उसे बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रिंग से बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डेटा को कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है एनकोड मेथड। तो इस कंट्री वेरिएबल के अंदर जो भी हमारे पास में वैल्यू होगी वो सबसे पहले बाइट्स के अंदर कन्वर्ट होगा और उससे मैंने इसे वापस से कंट्री वेरिएबल के अंदर ही असाइन करवा दिया। अब देखिए इट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है तो तभी तो उसे वेरिएबल कहते हैं। तो इनिशियली तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगा, कन्वर्ट करवाने के बाद इसके अंदर बाइट्स वाला पार्ट हमारे पास में स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास में डेटा जो है रेडी है राइट करने के लिए, लेकिन डेटा को राइट करने के लिए तो राइट मेथड ही हम लोग काम में लेंगे। तो f डॉट राइट कंट्री 5 टाइम्स हमारा लूप चलेगा, 5 टाइम्स इनपुट लिया जाएगा, 5 टाइम्स डेटा बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा और 5 टाइम्स ये राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि 5 कंट्री के नेम हमने अपनी फाइल के अंदर राइट करवाए। अब जैसे जैसे हम लोग डेटा को राइट करवाते हैं वैसे वैसे हमारा कर्सर जो है वो आगे मूव करता जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमें पोजीशन को सेट करना पड़ेगा वरना हम लोग डेटा को कभी रीड ही नहीं कर पाएंगे। राइट एंड रीड दोनों फंक्शनलिटी मुझे एक ही ओपनिंग मोड से एग्जीक्यूट करवानी है। तो यहाँ पे पोजीशन सेट करना पड़ेगा पॉइंटर का, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा। तो f डॉट सीक 0,0 बिगिनिंग ऑफ द फाइल से 0th पोजीशन मैंने सेट कर दिया है। तब यहाँ पे f डॉट रीड की हेल्प से जितना भी डेटा इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है बिगिनिंग से लेके एंड तक वो मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे फाइल में चाहे हम डेटा राइट करवाएं या फाइल से हम डेटा रीड करें, सारा काम होता है बाइट्स के फॉर्म के अंदर। तो अगर बाइट्स के फॉर्म में डेटा आएगा तो वो तो यूजर को समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, हम पहले इस बाइनरी फॉर्म को स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर यूजर के लिए डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें बाइनरी से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है दैट इज डिकोड। तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा बाइट्स फॉर्म के अंदर वो पहले डिकोड होगा यानी कि नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है हमारा प्रोग्राम का, जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया था तो सबसे पहले हमसे इनपुट मांगा जाएगा कितनी एंट्रीज करनी है। मैंने यहाँ पे 5 इनपुट किया तो 5 बारी मुझसे इनपुट मांगा जाएगा। अब कंट्री के जो नेम मैंने इनपुट किए हैं दैट इज इंडिया, रशिया, ब्राजील, इजिप्ट एंड जॉर्डन, ये 5 नेम्स मैंने इनपुट किए हैं। तो 1 बाय 1 इनपुट होगा, 1 बाय 1 एनकोड होगा, 1 बाय 1 फाइल के अंदर राइट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा को रीड किया है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने किसी भी तरीके का /n काम में नहीं लिया है तो जो सारा डेटा है हमारा वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट होगा। तो देखिए पांचों कंट्रीज के जो नेम है वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। दैट इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, डेटा को राइट एंड रीड करना। अब यहाँ पे जब मैंने आपको ऑफसेट और फ्रॉमवेयर का कंसेप्ट बताया था तब मैंने आप लोगों को कहा था कि फ्रॉमवेयर में एक और वैल्यू होती है 2 जो कि टेक्स्ट फाइल के अंदर सपोर्टेड नहीं है, बाइनरी फाइल्स के अंदर सपोर्टेड है। तो उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है f.seek -10,2। अब यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि हम एंड ऑफ द फाइल से डेटा को रीड करना स्टार्ट करें। ठीक है, हमारा पोजीशन बिल्कुल लास्ट में है और हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल का मतलब ये नहीं है कि हमारा डेटा रिवर्स फॉर्म के अंदर रीड होगा। डेटा हमारा वही रीड होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, बस हमें यहाँ पे पोजीशन सेट करनी पड़ती है और पोजीशन के लिए ऑफसेट काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है -10। -10 क्यों लिखा है, क्योंकि हम एक एक स्टेप यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, इस वजह से -10। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। पॉजिटिव वैल्यू इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम आगे मूव नहीं कर रहे हैं, हमें तो पीछे मूव करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑफसेट में नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है। तो अब यहाँ पे मेरी फाइल के अंदर जो डेटा है वो डेटा है ये कंट्रीज के नेम। अब यहाँ पे -10 पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज -1, ये -2, ये -3, 4, ये 5, ये -6, ये -7, ये -8, ये -9 और ये -10। यानी कि हमारा जो पॉइंटर है वो अब इधर आके रुक जाएगा। ठीक है, पोजीशन हमारी ये है पॉइंटर की G से पहले। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से डेटा को रीड करवाया। रीड करवाने के लिए वही सेम कंसेप्ट f.read, लेकिन बाइट्स के फॉर्म में डेटा आएगा तो उसे डिकोड करना पड़ेगा। तो f.read.decode
मैंने एक ही स्टेटमेंट में यहाँ पे काम में ले लिया है। तो चाहो तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो, लाइक जैसे डेटा में करवाया था, और एल्स यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट। तो जी से लेके एंड ऑफ द फाइल तक का सारा डेटा हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ टेक्स्ट इन केस ऑफ बाइनरी फाइल। अगर आपने यहाँ पे एनकोड और डिकोड को काम में नहीं लिया है तो बाइट्स के फॉर्म में डेटा राइट नहीं हो पाएगा, रीड भी नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने डेटा को डिकोड नहीं किया, सिर्फ डेटा को प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले तो बी लिखा हुआ होगा, फिर सिंगल कोट्स हमारे स्टार्ट हो रहे होंगे और इसके अंदर सारी हमारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी। तो अब यहाँ पे यूजर को ये तो पता है कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन उसे इस बी का मतलब नहीं पता है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली डेटा को प्रिंट करवाओगे तो बी प्रिंट होगा। बी का सिंपली मतलब इतना सा है दैट एंटायर डेटा इज इन बाइनरी फॉर्म। तो ये जो बी है ये विजिबल नहीं हो, इस वजह से यहाँ पे डी कोड को काम में लिया जाता है। दैट इज एनकोड एंड decode in the case of binary bytes। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब जैसे कि आप लोगों से कुछ लोगों ने कहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले फाइल हैंडलिंग का असाइनमेंट, फाइल हैंडलिंग का टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, देन आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है,